राजू जी, आपने बताया कि मैं पहाड़ों से नीचे उतर आया हूँ। मेरा पहाड़ों से उतरना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना इस समय भाजपा का जो ऊंट है वो राजनीति के पहाड़ से नीचे उतरता हुआ दिख रहा है, और उसको पता चल रहा है कि 2024 की जो चोटी है वो वाकई कितनी ऊंची है। तो उसके कई कारण है, जिसमें महाराष्ट्र का ये जो शरद पवार का जो खेल है, मतलब अगर शुद्ध बिहारी बिहारी मुहावरे में कहा जाए तो खेला, इस खेला को समझना वाकई बड़ा मुश्किल है। ये आने वाले समय में कुछ ना कुछ अनफोल्ड जरूर होगा। लेकिन आप याद कीजिए कि पिछले कुछ पहली बार जिस समय देवेंद्र फडणवीस जो है वो मुख्यमंत्री बने थे, और उन्हें रातों रात कोश्यारी जी ने जो उन्हें शपथ दिलाई थी, और उसके बाद एक ही 2 दिन के बाद ऐसा दांव पलटा था कि पता चला कि अजीत पवार वगैरह जितने एनसीपी के वो नेता जिनके ऊपर कोई ना कोई जांच चल रही है, वो सारे के सारे उन्हें क्लीन चिट भी मिल गई, और वो सरकार में भी बने रहे, और बाद में उन्होंने जो जो करना चाहा उद्धव ठाकरे के साथ लगभग 2.5 साल सरकार भी चला दी। तो अभी अगर भारतीय जनता पार्टी ये सोचती है कि इस तरीके से दूसरी दूसरी बात तोड़कर इनको अजीत पवार को उप मुख्यमंत्री बनाकर उन्होंने कोई बहुत बड़ा खेल जीत लिया है, इस गेम को जीत लिया है, तो ये गलतफहमी आज जो है वो उनकी शायद दूर हो जाएगी। और आज की रात से लेकर जब तक कांग्रेस की 2 दिन की बैठक चलती है, तब तक मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी वाकई शरद पवार के इस खेल को समझ पाएगी। यानी ये वाकई बड़े आश्चर्य की बात है कि एक तरफ तो उन्होंने वो पार्टी को तोड़कर बाहर निकल गए, और उसके बाद दोबारा अपने उसी नेता के पास जा रहे हैं। शरद पवार को हमेशा एक तरह से ऐसा कद्दावर नेता माना गया है। आज भी देखिए, पिछले कई सालों से हम ऐसा नेता अगर कहें कि जहां वो खड़े हो जाए 25-50 हजार की भीड़ चलती है उनके साथ, तो उसमें एक शरद पवार आज भी हैं, इतनी खराब हालत के बावजूद। तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत चिंता की बात है। और ये जो कुनबा है, ये कुनबा जो बढ़ता जा रहा है लगातार, अब आप पार्टी भी उसमें शामिल हो गई, जिसके बारे में उम्मीद नहीं थी, और भारतीय जनता पार्टी सोच रही थी कि शायद ये जो मोहरे हैं ये हमारे लिए ही काम करते रहेंगे। तो अब बात बड़ी स्पष्ट हो गई है, कांग्रेस ने बड़ा दिल तो दिखाया ही है। अब जितने भी ऐसी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, उन्हें भी सोचना पड़ेगा कि क्या वे कांग्रेस का उपयोग जो है केवल अपने छोटे मोटे कामों को निपटाने के लिए, उनके खिलाफ आने वाले विधेयकों के लिए, या उनके खिलाफ कोई ऐसी बात हो रही है उनका कांग्रेस का समर्थन पाने के लिए हमें समर्थन करना है, या मेरिट बेसिस पे लोकतंत्र के व्यापक हित में जाना है। ये मुझे ऐसा लगता है कि यह चिंतन अब जो है आप पार्टी भी करेगी और केजरीवाल साहब भी करेंगे, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब देखना है कि कल कल और परसों वहां पर वो क्या भूमिका निभाते हैं, किस तरीके के अपने लिए अपना टास्क निर्धारित करते हैं, और कितना वो कांग्रेस के साथ जाते हैं, ये अगले 2 दिन में होना है। कल और परसों की जो मीटिंग है विपक्षी दलों की, ये बहुत 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 महत्वपूर्ण है। उसका देखिए, एक कारण सबसे बड़ी बात तो यह है कि एडवांटेज कांग्रेस को इस तरीके से है कि दोनों तरफ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों अपना अपना कुनबा बढ़ा रहे हैं, अपने अपने खेमे में लोगों को लाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन देखिए, बहुत ही बारीक फर्क यह है कि ये सारे दल कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं, जबकि इसके ठीक विपरीत भारतीय जनता पार्टी अपना कुनबा बढ़ाने के लिए लोगों की तरफ जा रही है। मतलब यहां पर जो है कुआं जो है वो प्यासे के पास जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, जबकि कांग्रेस की बात अगर हम कहें तो प्यासे जो है वो कुएं के पास आ रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। तो यहीं पर जो नैतिक जीत है, एक तरह से जो आत्मिक बल है कांग्रेस का, वो निश्चित रूप से बढ़ा हुआ हमको दिख रहा है। कल और परसों के बाद जब इस बैठक समाप्त होगी, मुझे लगता है कि 2-3 मामलों पे व्यापक चर्चा भी होगी और कोई ना कोई निर्णय लिया जाएगा। पहली बात तो यह है कि असली बात है कि न्यूनतम साझा कार्यक्रम शायद इसमें जो है वो एक तरह से लाइन अप हो जाएगा कि हमें किन मुद्दों को लेकर अगला चुनाव लड़ना है, और उसकी थोड़ी बहुत तैयारियां जो है वो होगी। और उसका टेस्ट भी जो है, इस एकता का टेस्ट जो है आने वाले इसी साल के 4-5 जो राज्यों के चुनाव है, विधानसभा के चुनाव है, उसमें भी देखता हुआ हमको नजर आएगा। ये अलग बात है कि इसमें ज्यादातर में 3 या 4 राज्यों में तो सीधे सीधे कांग्रेस जो है वही सीधी की सीधी लड़ाई में है। लेकिन बाकी लोगों का व्यवहार क्या रहेगा, क्या वे कांग्रेस के साथ रहेंगे, कांग्रेस की टांग खिंचाई करेंगे। लेकिन अब मुझे लगता है कि कांग्रेस की जो ताकत बढ़ी है और कांग्रेस का जो बल बढ़ा है, उसमें मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी ऐसा खतरा उठाएगी ये पार्टियां जो अब तक अपने आप को कांग्रेस के साथ एसोसिएट कर चुकी हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कल और परसों की बैठक के बाद हम जब आप जा रहे हैं, प्रशांत जी जा रहे हैं, तो हमें लगता है कि न केवल ग्राउंड रिपोर्ट के अलावा बहुत सारी चीज 2024 के चुनाव के पहले की साफ इन्हीं अगले 2 दिनों में होगी। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि कल और परसों की ये बैठक
निहायत महत्वपूर्ण है। अब भारतीय राजनीति का यह एक तरह से मुझे लगता है कि टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, अगर सारी चीजें वैसी ही चलती रही जैसे कि कांग्रेस भी सोच रही है और ज्यादातर भारत के अंदर के लोग और संगठन जो लोकतंत्र के समर्थन में हैं, वे जैसा सोच रहे हैं और चाह रहे हैं, वैसी एक तस्वीर जो है भारतीय राजनीति की उभर कर आ सकती है। दूसरी बात, राहुल गांधी के बारे में मैं ये कहना चाहूंगा कि ये एक उल्टा ट्रेंड है। मैं दो तस्वीरें आपको याद दिलाऊंगा। पहली तो वो है जब योगी आदित्यनाथ एक दलित के घर खाना खाने गए थे, आपको याद होगा, रातों रात उस गरीब परिवार के यहाँ एसी लग गया था, हरे गलीचे बिछ गए थे और कई कई चीजें हो गई थी। और दूसरी तस्वीर हाल की है, 1.5-2 महीने पहले की, जो है जो भारतीय जनता पार्टी के महाप्रवक्ता हैं संबित पात्रा, आप वो तस्वीर को याद कीजिए और शायद वो मिल भी जाएगी। एक 3-4 गरीब बच्चों के साथ बैठ के खाना अकेले खा रहे हैं और एक बच्ची जो है बड़ी आशा से देख रही है। वो बहुत ही हृदय विदारक तस्वीर थी राजू जी, बड़ी मार्मिक तस्वीर थी कि कैसे एक व्यक्ति 3-3 गरीब बच्चों के सामने एक झोपड़ी के अंदर कैसे इतने तरह के पकवान खा सकता है। तब भी लोग कहते थे कि भाई आप दलितों के यहाँ हमेशा खाते हैं, गरीबों के यहाँ खाते हैं, किसानों के यहाँ खाते हैं, उन्हें कब बुलाओगे। तो ये जो रिवर्स ट्रेंड है ये बड़ा काम करेगा और ये निश्चित रूप से ट्रेंड सेटर है कि इन्होंने इन सबको खाना खाने के लिए अपने घर बुलाया। वरना राजनेता जो है वो दूसरे राजनेताओं को भी बुलाते हैं, अधिकारियों को बुलाते हैं। और जिस उन्मुक्त भाव से महिलाएं वहां गई, पहले उन्होंने बात की, प्रियंका से जिस तरीके से बात की और बाद में खाना खाने गए, तो एक बहुत सुंदर तस्वीर है लोकतंत्र की कि आपको लोकतंत्र जो है, जो आपके महल है उसमें जब तक सामान्य जनता का प्रवेश नहीं होगा, आपकी राजनीति जो है वो बिल्कुल बेकार है। मैं ऐसा सोचता हूं, राजपथ को जब तक जनपथ को नहीं आमंत्रित करेगा, राजपथ जो है जनपथ के साथ जब तक मिक्सअप नहीं होगा, जब तक दोनों एक दूसरे की भावनाओं के साथ तादाद में स्थापित नहीं करेंगे, तब तक जो है आप किसी भी तरह के चमत्कार की, चुनावी चमत्कार की भी मैं बात कर रहा हूं, उम्मीद नहीं कर सकते। अंतिम बात, जो राहुल गांधी जो है वो बहुत सारे काम इस तरीके से बहुत चुपचाप करते हैं। मैं एक छोटा सा किस्सा बता के खत्म करता हूं। आपको याद होगा कि अकबर के नवरत्नों में एक थे अब्दुल रहीम खान खाना। वो अपनी दरिया दिली के लिए बड़े प्रसिद्ध थे और वो अक्सर उनके दरबार में या उनके घर पर जो कोई आता था वो कभी खाली हाथ नहीं जाता था। लेकिन वो जब भी किसी को दान देते थे तो अपनी आंखों को नीचे करके करते थे और दान देते थे। तो जब तुलसीदास को ये बात पता चली तो उन्होंने एक दोहा लिखकर भेजा कि ऐसी देनी देन ज्यों हित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचो करे त्यों त्यों नीचे नैन। कि मेरे मित्र ये देना तुमने कहां से सीखा है कि जैसे जैसे तुम्हारा कर, तुम्हारे हाथ ऊंचे उठते हैं, वैसे वैसे तुम्हारी आंखें नीचे होती जाती है। तो चूंकि अब्दुल रहीम खान खाना भी एक अच्छे कवि थे, अरबी, फारसी और बहुत सारे लोग भाषाओं के जानकार थे, तो उन्होंने उसका जवाब दूसरे दोहे में ये भेजा कि देनहार कोई और है, भेजत वो दिन रैन, लोग भरम हम पे करे तासो नीचे नैन। अरे भाई, भेजने वाला तो ऊपर वाला है, खुदा है, अल्लाह है, भगवान है, वो मुझे भेज रहा है। लेकिन लोगों को गलतफहमी होती है कि मैं आपको दे रहा हूं, इस शर्म से मेरी आंखें जो है वो झुक जाती हैं। तो आज मैं राहुल गांधी का ये चुपचाप करने वाला जो परोपकार का काम है, वो जब मैं देखता हूं, सुनता हूं उसके बारे में, तो मुझे आशा लगती है कि आज भी लोग जो है चुपचाप बिना किसी को कहे दान कर रहे हैं। तो ये मैं कहना चाहिए बहुत ही सुंदर तस्वीरें जो है लोकतंत्र के सामने आ रही है राजू जी। बस मैं इतना ही कहना चाहूंगा इस दौर में। बिल्कुल उन तस्वीरों को जरा